हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम में। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th यानी कि इतिहास का चैप्टर 1 पढ़ा ही रहे थे। आपको बता दूं ये कौन सा भाग हो जाएगा, तो हम भाग 4 पे हैं यानी कि पार्ट 4 भाग 4 को आज देखेंगे। आज थोड़ा सा टॉपिक बता था जैसे कि जर्मनी और इटली और बाल्कन का महासंग्राम बचा हुआ था, ठीक है। और आज क्या कराना था, आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना था, जहां पर हम बहुविकल्पीय प्रश्न और क्या देखेंगे, लघु और दीर्घ, 3 टाइप के हम प्रश्नों को देखने वाले, जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखते हैं, अगर आपने तैयारी की है तो आप आंसर जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो छोटा सा टॉपिक बच गया था उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ 2 भागों में देखने वाले इस क्लास को। पहले हम थ्योरी का निचोड़ देखेंगे, यानी जो छोटा सा टॉपिक बच गया था उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम लाइव जो है क्या करेंगे, महाक्विज यानी कि कुछ क्वेश्चन देंगे, जैसे कि एमसीक्यू, दीर्घ और जो है लघु प्रश्न होंगे, जो कि एग्जाम में जैसे आते हैं उसी टाइप में हम आंसर राइटिंग भी करके दिखाते हैं। लेकिन यहाँ आपको एमसीक्यू का उत्तर देना होगा, ठीक है। इसका उत्तर हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप लगातार चौथी प्रैक्टिस जो है यानी क्लास देख रहे हैं, चौथा पार्ट अगर आप देख रहे हैं, तो आपके लिए आंसर देना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए देखते हैं हम थ्योरी क्लास में आज क्या पढ़ेंगे। ये सबसे पहले देखेंगे कि हम आज पढ़ने वाले हैं जर्मनी इटली का एकीकरण, ब्रिटेन की अजीब दास्तान, राष्ट्र के रूपक यानी कि मान और जार्मेनिया, फिर बाल्कन संकट को देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम एकीकरण का महामुकाबला जर्मनी और इटली में देखेंगे। तो एक तरफ जर्मनी को देखेंगे, दूसरी साइड इटली। सबसे पहले देखेंगे नेतृत्व। जर्मनी का नेतृत्व कौन करता है, तो प्रशा करेगा, और इटली का तो सार्डिनिया फिटबॉन्ड करेंगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। फिर मुख्य नायक, सबसे जरूरी, एमसीक्यू में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि बताएंगे कि जर्मनी का जो एकीकरण था वहां का मुख्य नायक कौन था। कहेंगे ऑटो वन बिस्मार्क था। कौन होगा, ऑटो वन बिस्मार्क होगा। बिस्मार्क ही याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। फिर बात करेंगे इटली का, तो इटली का कहेंगे जोसेफो मैचनी, काउंट कावुर और गैरिबाल्डी। इन तीनों को आपको इटली के परिप्रेक्ष्य में याद करना है। फिर देखेंगे प्रमुख नीतियां यानी तरीका को देखेंगे क्या होगा। तो जर्मनी में कौन सा तरीका था, नीति थी रक्त और लौह की नीति, सेना का प्रयोग किया गया था। लेकिन इटली में क्या किया गया था, कूटनीति, गुप्त संगठन और सशस्त्र स्वयंसेवक यानी रेड शर्ट्स, गैरिबाल्डी। अब यहाँ याद रखिएगा कि जो कूटनीति थी वो काउर के द्वारा जो है तरीका था। ये तरीका किसका था, कूटनीति वाला, काउर का। बात करेंगे गुप्त संगठन का तरीका किसका था, कि ये मैथनी का था। और गैरिबाल्डी का तरीका कौन सा था, सशस्त्र स्वयंसेवक रेड शर्ट्स। तो ये जो है गैरिबाल्डी ने जो है अपनी तरफ से उनका तरीका था या उनकी नीति थी। परिणाम क्या होता है, जर्मनी का परिणाम क्या होता है कि 1871 में विलियम प्रथम सम्राट बने। कौन बनेंगे, विलियम प्रथम सम्राट बनेंगे। और इटली को देखेंगे तो 1861 में विक्टर एम्मानुएल द्वितीय राजा बनते हैं। विक्टर एम्मानुएल द्वितीय राजा बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने एकीकरण को देखा, बहुत ही कम जगह में और बहुत सारी चीज़ें मेन पॉइंटों को सीख लिया है। जैसा कि किताब में एक लाइन से बहुत लंबा बोरिंग तरीके से लिखा होता है ना, यहाँ इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे क्या है कि ब्रिटेन की अजीब दास्तान को देखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, सबसे पहले हम आते 1688 में चलते हैं। संसद की सर्वोच्चता आई, ब्रिटिश संसद ने राजतंत्र से ताकत छीनी, एक राष्ट्र राज्य की नींव डाली। कब, 1688 में। फिर 1707 में क्या होता है, एक्ट ऑफ यूनियन बनता है, यानी इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनेगा। फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनेगा। यानी पूछा जाता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, कभी कभी कहते हैं नहीं यूनाइटेड किंगडम को क्या बोलते हैं, यूके बोलते हैं। क्या बोल देंगे, यूके, ठीक है। ये यूके है, तो यूके क्या होता है, वहाँ जब हम यूके बोलेंगे तो इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड दोनों को बोलेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं। फिर स्कॉटिश पहचान और गैलिक भाषा को दबाया गया। फिर आगे 1801 में क्या होता है कि आयरलैंड का विलय होता है। जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच धार्मिक मतभेद का फायदा उठाया गया, आयरलैंड को जबरन शामिल किया गया। आयरलैंड को क्या किया जाता है, जबरदस्ती ही मिला लिया जाता है, किसमें, 1801 में।
अब देखेंगे नए राष्ट्र के प्रतीक। अब ये हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, किसकी बात चल रही है? ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में नया झंडा यूनियन जैक, झंडे को आप देख ही रहे हैं, देखिए छोटा सा बना हुआ है। फिर राष्ट्रीय गान होता है, राष्ट्रीय गान जैसे हमारे यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है, तो हम लोग बोलते हैं जन गण मन। वहाँ का क्या था? गॉड सेव आवर नोबल किंग, तो ये था। और अंग्रेजी भाषा, जैसे हमारे यहाँ 22 भाषा हैं, हमारे वहाँ कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा हो सकती है, यानी कि हमारे वहाँ टोटल भाषाओं की कितनी संख्या है? तो संविधान में 22 भाषा दी गई है। ठीक है, सभी लोग आंसर बताएंगे, यानी कमेंट करके बताइएगा कि ये जो 22 भाषा है ना संविधान में, किस अनुसूची में है, किस अनुसूची में है। ठीक है, आगे देखेंगे कि अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व था, किस भाषा का? तो अंग्रेजी भाषा का। आगे देखते हैं क्या होता है कि राष्ट्र के रूपक जब अमूर्त विचार इंसान बन गए, जब अमूर्त विचार क्या बन गए? इंसान। जैसे मारियान, मारियान ये फ्रांस का था और जर्मेनिया ये जर्मनी का था। जा से जर्मेनिया, जा से जर्मनी, ऐसे करके आप याद रखिएगा। ठीक है, अब मारियान वाला आपको याद रखना है कि मारियान तो फ्रांस का था लेकिन जर्मेनिया जर्मनी का था। तो यहाँ पहले मारियान में देखेंगे, ये लाल टोपी, तिरंगा और कलगी लिए थे। अर्थ क्या था? स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक। उद्देश्य क्या था? जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना जगाना। सार्वजनिक चौकों पर प्रतिमाएं लगी, ये सभी जगह ये प्रतिमा लगा दी गई थी और सब में क्या, कैसी भावना जो है जागृत कर रहे थे? तो ये एकता की, कैसी भावना? एकता की। अब देखते हैं जर्मेनिया क्या था। ये बलूत के पत्तों का मुकुट है, ये जो मुकुट है ना, जो पहनी है जर्मेनिया, ये किसका? तो ये बलूत के पत्तों का मुकुट है। अर्थ क्या होगा? जर्मन राष्ट्र का रूपक। ये क्या है? जर्मन राष्ट्र का रूपक। कारण क्या था? कि जर्मन संस्कृति में बलूत वीरता और साहस का प्रतीक था। आगे क्या है? आगे देखेंगे अब बाल्कन संकट, प्रथम विश्व युद्ध का ट्रिगर। अब प्रथम विश्व युद्ध के कारण को भी देखेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले पॉइंट आएगा कि भौगोलिक विविधता, स्लाव निवासियों का क्षेत्र, रोमानिया, ग्रीस, सर्बिया आदि। फिर क्या था? एशिया और होड़, बाल्कन राज्य एक दूसरे से जलते थे और ज़्यादा इलाका चाहते थे। फिर क्या है? ऑटोमन साम्राज्य का पतन होता है, साम्राज्य कमज़ोर हुआ और रोमानी राष्ट्रवाद फैलने से विद्रोह की स्थिति बन गई। फिर क्या होता है? महाशक्तियों की एंट्री होती है, जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। तो अब क्या शुरू हो गया? ये परिणाम क्या निकलता है? परिणाम ये निकलता है कि प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 की शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हो जाता है 1914 में। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। अब आपके लिए प्रश्न है, अब आप लोग तैयार हो जाइए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, क्योंकि हम यहाँ MCQ के प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। अगर आपने चारों प्रैक्टिस सेट यानी चारों पार्ट अगर आपने देखा तो आंसर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बताएंगे सभी लोग कि यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आंसर सभी लोग कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आंसर सभी लोग कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, साथ में अपना नाम भी लिखिए कि किस बच्चे ने आंसर किया है। ठीक है, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में उन बच्चों का नाम ले सके। आगे देखेंगे हम कि दूसरा प्रश्न क्या है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने जो है भाग 3 यानी जो हमने क्लास 3 की थी तो वहाँ पर ये पहले ही जो है पेज पर लिखा हुआ मिला था। अगर आपको ध्यान है तो आप उत्तर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का मुख्य सूत्रधार कौन थे? इसका आंसर भी करेंगे। अब हम देखेंगे लघु प्रश्न को। कैसे प्रश्न? लघु। पेपर में कैसे लिखना है, कैसे पेपर में प्रश्न आते हैं उनको भी देखेंगे। प्रश्न क्या है कि 1804 की नेपोलियन की नागरिक संहिता यानी कि नेपोलियन कोड की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखना है और ये 3 अंकों में है। कितने अंक है? 3। तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे कि 1804 की नेपोलियन संहिता की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, जन्म पर आधारित सभी विशेषाधिकारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। फिर क्या हो जाएगा? दूसरा क्या है कि कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट सुनिएगा कि प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भूदासत्व से मुक्ति दिलाई गई। आपको ऐसे ही साफ साफ उत्तर लिखना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है कि
रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद विकास में इसका क्या योगदान है? 3 अंक का होगा, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ में इसका उत्तर दिया। किसका उत्तर? कि रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका पहले उत्तर देखेंगे कि रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो कला, कविता, कहानियों और संगीत के माध्यम से एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। योगदान क्या था? कि इसने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। इसके स्थान पर इसने रहस्यवादी भावनाओं, अंतर्दृष्टि और साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने पर बल दिया, जिससे लोगों में एकता की भावना जागी। तो हमने दोनों पॉइंटों को समझा और इसमें आपको मिलेंगे 3 अंक। अब बारी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको कई हेडिंग से डालनी पड़ेंगी, जो भी आएगा प्रश्न उत्तर को थोड़ा सा लॉन्ग लिखना पड़ेगा और ये आपके लिए 5 अंकों का प्रश्न है। चलिए देखेंगे प्रश्न क्या है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया सविस्तार वर्णन कीजिए। तो हम लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी हुई। पहला नंबर पॉइंट डालेंगे कि मध्य वर्ग का प्रयास, ये हेडिंग हो जाएगी। हेडिंग के अंदर क्या लिखेंगे कि 1848 में जर्मन मध्य वर्ग ने फ्रैंकफर्ट संसद के माध्यम से लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया, लेकिन राजाओं और सेना ने इसे दबा दिया। दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे कि प्रिसा का नेतृत्व। इसके बाद एकीकरण का आंदोलन प्रिसा के नेतृत्व में चला, जिसके मुख्य सूत्रधार प्रमुख मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क थे। अब तीसरा हेडिंग क्या हो जाएगा कि रक्त और लौह की नीति। बिस्मार्क ने प्रिसा की सेना और नौकरशाही का सहारा लेकर रक्त और लौह की सख्त नीति अपनाई। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि 3 युद्ध होते हैं। 7 वर्षों के दौरान प्रिसा ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध लड़े और शानदार जीत हासिल की। 5वां पॉइंट, कम से कम 5 से 6 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा दीर्घ में, इतना बात आपको याद रखना है। तो देखेंगे 5वां प्रश्न क्या हो जाएगा कि प्रक्रिया की पूर्णता 18 जनवरी 1871 को वर्सराय के महल में प्रिसा के राजा विलियम प्रथम को नए जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। अगर आपको ये आंसर लिखना है तो आप अपनी नोटबुक में आप नोटबुक बनाना शुरू कर दीजिए। क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको आप अपनी कॉपी पर लिखें और लास्ट वाले में आप प्रश्नों को जरूर लिखें। इससे आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम रिवीजन में बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब आज अध्याय समाप्त हो चुका है। हमने 4 दिन लगातार पढ़ के इस अध्याय को कंप्लीट कर दिया है। इस अध्याय को हमने पूरा कर दिया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी कि जो मैंने प्रश्न दिया है उसका उत्तर आप लोग जरूर दें और अपने नाम के साथ में दें। साथ में ये बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, जिससे हम अगले क्लास यानी कि जो दूसरा क्लास यानी अध्याय जो 2 होगा ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसको हम कितने क्लासों में देख सकते हैं? उसको हम 6 से 7 क्लासों में देखेंगे। वो काफ़ी लंबे टाइम, पूरा 1 हफ्ता उसको पढ़ाने में लग जाएगा। तो सभी लोग आंसर जरूर दे दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, यानी अगले चैप्टर का मतलब अब हम पढ़ेंगे 9th क्लास का। 9th का ये दूसरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आएंगे हम आपके लिए दूसरा अध्याय लेकर। तो आपको बता दूं कि जहाँ जितनी यानी हम 9th 10th दोनों को 8 बजे पढ़ा रहे हैं और एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है हम आपका चैप्टर कंप्लीट यानी आपकी बुक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपको बता रहे कि हम नवंबर तक आपकी बुक को कंप्लीट करवा देंगे। नवंबर यानी दिसंबर में मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूंगी केवल बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, घबराना नहीं है, आपकी क्लासें चलेंगी, आराम से पूरा करवाएंगे। और आपको देखिए आज संडे है फिर भी मैं क्लास दे रही हूँ। संडे को भी आपको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा की क्लास नहीं है। 15 मिनट से ज़्यादा की क्लास नहीं है। 15 मिनट आप संडे को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में।